बिहार राजकीय प्रतीक। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया। पीपल में राजकीय वृक्ष पीपल। भारत में पीपल के वृक्ष को बिहार का राजकीय वृक्ष अपनाया गया है। पीपल वृक्ष के सभी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, छाल तथा फल आदि सभी उपयोगी हैं। इसके पके हुए फल हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज में उपयोग में लाए जाते हैं। राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया। तो घरेलू गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है, जिसे हाउस स्पैरो के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से सड़कों के किनारे, पेड़ों या तारों पर बैठे दिखाई देते हैं। बिहार राज्य का राजकीय पुष्प गेंदा है। गेंदा बिहार का राजकीय पुष्प है। गेंदा उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय मौसम में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यह छोटे आकार का पौधा है जो मुख्य रूप से बसंत में पुष्पित होता है। राजकीय पशु बैल है। बैल बिहार राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया है। बैल गौ प्रजाति का जीव है। यह भारत के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। बैल मुख्यतः सदाबहार, पर्णपाती तथा पहाड़ी क्षेत्र में पालतू पशु हैं। राज्य का प्रतीक चिन्ह है। बिहार सरकार का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह 2 स्वास्तिक से घिरे बोधि वृक्ष को दर्शाया गया है। ऐतिहासिक परिदृश्य। बिहार का ऐतिहासिक परिदृश्य। बिहार का परिवर्तित रूप है। बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम विहार पड़ा, जो बाद में बिहार हो गया। विहार का अर्थ होता है शिशुओं का आवास। तबकाते नासरी तथा कीर्तिलता में बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास। बिहार के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साहित्य, यात्रा वृत्तांत एवं देशी स्रोत उपलब्ध हैं। बिहार से पुरातात्विक सामग्रियों के ऐसे स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिससे बिहार के संदर्भ में अध्ययन को एक निश्चित दिशा मिलती है। ऐतिहासिक स्रोत। ऋग्वेद में इस क्षेत्र के लिए कीकट एवं अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वाल्मीकि की रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का संभवतः गंगा के दक्षिण और पश्चिम तटीय क्षेत्र बक्सर के क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया है। कीकट क्षेत्र के शासक प्रेमगंध की चर्चा ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में विदेह राज का, अथर्ववेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। बिहार के मुंगेर एवं नालंदा जिले से लगभग 1 लाख ईसा पूर्व में विकसित होने वाले आरंभिक पुरापाषाणिक औजार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाणकालीन औजार कुल्हाड़ी, चाकू मुंगेर के भीम बांध एवं गया के जेठियन से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के अवशेष मुंगेर से उपलब्ध हुए हैं। उत्तर पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग के अवशेष चिरांद, सारण और चेचर, वैशाली से प्राप्त हुए हैं। इनमें छोटे आकार के पत्थर के औजार और कहीं कहीं हड्डी के बने खुरदरे औजार शामिल हैं। बिहार में ताम्रपाषाण काल का विस्तार सामान्यतः 2500 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ताम्रपाषाण युग के अवशेष चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर, गया तथा मनेर
पटना से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा युगीन काले एवं लाल मृतभांड के अवशेष सोनपुर, गया और चिरांद, सारण से प्राप्त हुए हैं। लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरराज, रामपुरवा इत्यादि स्थानों से मौर्यकालीन अभिलेख तथा बड़ी संख्या में आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन क्षेत्र से गुप्तकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। साहित्यिक स्रोत में बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। रामायण, महाभारत, पुराण के अलावा बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय एवं विनय पिटक, जैन रचनाएं, भगवती सूत्र इत्यादि भी बिहार के संदर्भ में अपने विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग, डिमॉक्सियस, युआन च्वांग प्राचीन बिहार के संबंध में काफ़ी जानकारी देते हैं। रॉल्फ फिंच, एडवर्ड टेरी, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मुल्ला तकी, धर्म स्वामिनी, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबहानी मध्यकालीन बिहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं तथा बिशप हैबर ट्रेवनियर आधुनिक काल के बिहार के संदर्भ में जानकारी देते हैं। प्राचीन इतिहास। बिहार में प्लीस्टोसीन काल के पत्थर के बने हुए औजार मिले हैं। पुरापाषाण काल के औजार मुंगेर, पटना, गया इत्यादि अनेक स्थान से प्राप्त हुए हैं। भीम बांध, मुंगेर, जेठियन, गया से भी प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं। चिरांद, सारण एवं सोनपुर, गया के से काले एवं लाल मृतभांड के अवशेष मिले हैं जो हड़प्पा संस्कृति स्थल से इनका जुड़ाव प्रस्तुत करते हैं। इस तरह के प्रमाण औरियम, भागलपुर, राजगीर एवं वैशाली से भी मिले हैं। यहाँ से मिले प्रमाण कार्बन डेटिंग के अनुसार 1000 से 900 ईसा पूर्व के प्रतीत होते हैं। वैदिक काल में बिहार। पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। बिहार में आर्यों का विस्तार लगभग 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। आर्यों द्वारा गंगेय घाटी के क्षेत्र में जंगलों को जलाकर एवं काटकर साफ करने की चर्चा लगभग 800 ईसा पूर्व में रची गई शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम रहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदानीरा नदी के तट पर पहुंचने का उल्लेख मिलता है। इस सदानीरा नदी की पहचान बिहार की गंडक नदी के रूप में की गई है। इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि आर्यों ने सर्वप्रथम मगध क्षेत्र में अपना संस्कृति के विस्तार के बाद अंग क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया। विश्व की सबसे प्राचीन माने जाने वाली कृति वेद संहिता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में बिहार का क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद तथा पंचविंश ब्राह्मण में बिहार का उल्लेख हुआ है जो संभवतः 10वीं एवं 8वीं ईसा पूर्व का है। धार्मिक आंदोलनों के दौर में बिहार। जैनकालीन बिहार। बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में जैन साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके ग्रंथ भी बौद्ध साहित्य के समान धर्मपरक हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के ज्ञान प्राप्ति का स्थल भी
बिहार है। बौद्ध काल। बिहार की जानकारी के लिए बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम्म पिटक महत्वपूर्ण है। निकाय एवं जातक ग्रंथों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों तथा कहानियों का संग्रह है। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पुनर्जन्म, बोधिसत्वों की कहानी है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार। भारत में विशाल एवं संगठित राज्यों का उदय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इसी काल में 16 जनपद और 10 गणराज्यों की चर्चा बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। इनमें से 3 सबसे शक्तिशाली महाजनपद अंग, मगध एवं बज्जी संघ बिहार क्षेत्र में थे। विदेह। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख मिलता है। इस वंश का प्रथम इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से माना जाता है, जो सूर्यवंशी थे। इसी वंश के दूसरे राजा मिथि जनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की थी तथा इसके पश्चात यहाँ के सभी राजाओं के नाम के साथ जनक शब्द जुड़ने लगा। इस वंश के 25वें राजा शिरध्वज जनक हुए, जो अयोध्या कौशल के राजा दशरथ के समकालीन थे। इस वंश में 68 राजा हुए, जिसमें से 53 राजा प्रथम खंड तथा 15 राजा द्वितीय खंड में हुए। दूसरे खंड के राजाओं में जनक विदेह सर्वाधिक चर्चित एवं यशस्वी राजा थे। विदेह राजवंश के 25वें शासक शिरध्वज जनक की पुत्री सीता का विवाह अयोध्या के शासक दशरथ पुत्र राम से हुआ था। इस वंश के अंतिम राजा करल जनक थे। वैशाली। इस वंश की स्थापना इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने वैशाली राजवंश और फिर विशाला और वैशाली की स्थापना की थी, जो इस वंश के 24वें शासक थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य वैशाली था। इसकी राजधानी वैशाली थी, जिसकी पहचान मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ से किया गया है। इस वंश में 33 राजा हुए थे। इस वंश में मन्नेदिष्ट प्रथम एवं सुमति अंतिम शासक हुए। लिच्छवियों के राजा चेटक ने अपनी पुत्री चिल्हना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कटागरशाला का निर्माण करवाया था, जहाँ रहकर भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। लिच्छवियों के साथ गुप्त वंश का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ और गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था। अम्रपाली वैशाली के नगरवधु पद पर आसीन यहाँ की प्रसिद्ध नर्तकी थी। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवास के दौरान अम्रपाली के निवास पर भोजन किया था। अंग। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर, मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के तहत आते थे। इनकी राजधानी चंपा थी। इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। पुराणों तथा महाभारत में चंपा का पुराना नाम मालिनी था। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने की थी। अंग एवं मगध के बीच प्रभुसत्ता के लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष में पहले अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टियों को पराजित कर राज्य के कुछ भाग को जीत लिया था। कालांतर में मगध ने संपूर्ण अंग राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया।
चीनी यात्री हेनसांग ने इस स्थान का उल्लेख चेनपो के रूप में किया है। वज्जी संघ। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें कुंडलग्राम के जात्रिक, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह विशेष रूप से विख्यात थे। इस जनपद में वर्तमान बिहार के चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा जिले शामिल थे तथा वैशाली इसकी राजधानी थी। वज्जी संघ का सर्वाधिक एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन पर आधारित था। प्रशासन की देखरेख राजाओं द्वारा की जाती थी, जिसमें 7707 सदस्य होते थे। वज्जी संघ के प्रमुख चेटक सर्वाधिक चर्चित रहे। इनकी बहन का विवाह महावीर स्वामी के पिता के साथ हुआ था तथा पुत्री का विवाह मगध के शासक अजातशत्रु के साथ हुआ था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसकी सीमा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तट तक तथा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक विस्तृत थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह ग्रीव्रज है। मगध साम्राज्य का विस्तार। मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन तथा दक्षिण में वनाच्छादित पठारी प्रदेश तक था। प्राचीन काल से ही वर्तमान पटना एवं गया जिले का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। बृहद्रथ वंश। मगध में बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ के पिता का नाम चेदीराज वसु था। बृहद्रथ की राजधानी को ग्रीव्रज, कुशाग्रमपुर या वसुमती, वर्तमान राजगीर के नाम से जाना जाता था। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित करके उसका वध किया था। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। इसकी हत्या उसके मंत्री पुलक ने कर दी। इसके बाद एक दरबारी माहिए ने पुलक एवं उनके पुत्री की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। हर्यक वंश। बृहद्रथ वंश के अंत के बाद मगध के शासक हर्यक वंश से संबंधित थे। बिंबिसार हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके शासनकाल में मगध का राजनीतिक शक्ति के रूप में सर्वप्रथम उदय हुआ। बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का पहला विवाह कौशल के शासक प्रसेनजित की पुत्री कौशल देवी से हुआ। इस विवाह में बिंबिसार को काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चिल्हना थी। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब की मद्र राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक जीवक को चंडप्रघोत के उपचार के लिए उज्जैन भेजा था। बिंबिसार का निधन 492 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंबिसार पहला शासक था जिसके अस्थायी सेना रखे तथा सेना में हाथी का प्रयोग किया। अस्थायी सेना रखने के कारण उसे सैनिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र
दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। अतः अजातशत्रु के पिता को कैद कर स्वयं को राजा घोषित किया। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को बौद्ध स्रोत में पिता का हत्यारा कहा है, परंतु जैन स्रोत में इसे सहमत नहीं है। अजातशत्रु को कुलीन के नाम से भी जाना जाता है। उसने कौशल एवं मगध के बीच हुए पहले युद्ध में प्रसेनजित को पराजित किया, परंतु दूसरे युद्ध में प्रसेनजित ने अजातशत्रु को पराजित किया तथा प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वास्कर को भेजकर वज्जी संघ में फूट डाल दी। उदयन उदयन को बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता कहा गया है, जबकि इसके विपरीत जैन ग्रंथ में पितृभक्त कहा गया है। उदयन अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल था। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उदयन 460 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उसने पाटलिपुत्र के मध्य एक जैन चैत्यगृह का निर्माण कराया था। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। उपदेश सुनने के दौरान उदयन को अवंती के राजा पोलक ने घोड़े से उसके पुत्रों द्वारा मरवा दिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, नागदशक, अनिरुद्ध और मुंडक। इन्हें भी पितृहंता कहा गया है। नागदशक को पुराणों में दर्शक कहकर पुकारा गया है। यह इस वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने अंतिम हर्यक शासक को समाप्त कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। उसके समय मगध की 2 राजधानियां थीं, ग्रीवरज और वैशाली। सिंहासन पर बैठने के बाद शिशुनाग ने सर्वप्रथम अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। इस विजय के कारण मगध का वत्सराज के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि यह अवंती के अधीन था। सिंहली महाकाव्यों के अनुसार शिशुनाग ने 18 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग की मृत्यु 394 ईसा पूर्व में हो गई। उसके बाद उसका पुत्र काला अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। कालाशोक को पुराण में काकवर्ण कहा जाता है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर वैशाली को नई राजधानी बनाया। कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। कालाशोक ने 28 वर्षों तक शासन किया। इसी संगति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान की शाखा में बंट गया। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने 366 ईसा पूर्व में चाकू मारकर कर दी। कालाशोक के बाद उसके 10 पुत्रों ने मगध पर 366 से 344 ईसा पूर्व 22 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदवंश महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर 344 ईसा पूर्व में नंदवंश की स्थापना की। महापद्मनंद को महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। महापद्मनंद को प्रायः सभी ग्रंथों में नई जाति का बताया गया है। महापद्मनंद को कली का अंश
सर्वछत्रांतक तथा दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। महापद्म नंद एक राट की उपाधि धारण की तथा कौशल के विद्रोह का दमन कर उस पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया। महापद्म नंद मगध साम्राज्य का पहला शासक था जिसने विंध्य पर्वत के दक्षिण में अपनी विजय पताका फहराई। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद को ब्राह्मणों का विरोधी एवं क्षत्रियों का विनाशक होने के कारण सर्वछत्रांतकारी अथवा सर्वछत्रांतक कहा जाता है। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। वह सिकंदर का समकालीन था। नंदवंश के सैन्य बल विशेष कर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी के तट पार करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर भारत पर विजय अभियान अधूरा ही रह गया। नंदवंश के शासक में मगध आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। नंद शासक जैन को मानते थे। सकराट और स्थूलभद्र घनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। कात्यायन, वरुचि, वर्षा तथा उपवर्ष जैसे विद्वान नंदों के शासन काल में थे। मगध पर सर्वप्रथम हर्यक वंश ने शासन किया। नंदवंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। हर्यक वंश की राजधानी ग्रीवरज राजगृह थे। मौर्य वंश का शासन। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को युद्ध में हराकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार नंदवंश का शासन 321 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। नंदवंश की समाप्ति के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नए राजकीय वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 से 321 ईसा पूर्व में की। विशाखदत्त की संस्कृत नाट्य रचना मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्यन नगर के प्रमुख थे। सिकंदर के सेनापति सेलुकस ने सिंधु नदी पार करके 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया, जिसमें चंद्रगुप्त विजय हुआ। युद्ध के बाद चंद्रगुप्त और सेलुकस निकेटर संधि हुई, जिसके तहत सेलुकस ने चंद्रगुप्त को आर्कोसिया, गंधार, पैरोपनियाड, काबुल, एरिया, हेरात और जेडोसिया सौंप दिया। सेलुकस ने अपनी एक पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। सेलुकस ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में भारतीय समाज तथा नागरीय संरचना का विस्तृत विवरण मिलता है। गंधार से प्राप्त अशोक के लेख से चंद्रगुप्त के गंधार पर शासन की पुष्टि होती है।
चंद्रगुप्त के काल में हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। इसे यूनानी लेखकों ने इंडियन काकेशस भी कहा है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। उसने वहां सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। चंद्रगुप्त मौर्य गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य एक महान विद्वान एवं पंडित था। चाणक्य ने कौटिल्य नामक राज्य व्यवस्था तथा प्रशासन पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। यह भारतीय राज्य व्यवस्था पर अब तक की सबसे प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक भी है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरण, 150 प्रकरण तथा 400 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र में केंद्रीय शासन के लिए 18 विभाग का उल्लेख मिलता है जिसे तीर्थ कहा जाता है। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रघात कहा है। वायु पुराण में उसका नाम भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन मिलता है। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र, इजिप्ट के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फस ने डायनेसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाकर था। आजीवक संप्रदाय के पिंगलवत्स नामक भविष्यवक्ता बिंदुसार के दरबार में रहता था। सम्राट अशोक 271 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो गई। बिंदुसार के निधन के उपरांत गृह युद्ध की स्थिति रही। 2 वर्ष पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र अशोक प्रियदर्शी मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक को पुराण में अशोकवर्धन कहा गया है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का राज्यपाल था। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया, जिसमें मंत्री राधागुप्त की सहायता प्राप्त हुई थी। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते हुए अशोक विदिशा में रुका, जहां उसने एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी के साथ विवाह किया। देवी को महाबोधि वंश में वेदिशा महादेवी कहा गया है। देवी ही अशोक की पहली पत्नी थी और उसी से अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध शुरू किया था तथा विजय हुआ। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध को सदा के लिए त्याग दिया तथा बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा, 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम गया। अशोक के 6ठे स्तंभ से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने धर्मलेख राज्याभिषेक के 12 वर्ष पश्चात
उत्कीर्ण कराने शुरू किया। अशोक ने जिन देशों में अपने दूत भेजे हैं उनका वर्णन अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में किया है। अशोक के 13वें शिलालेख में ही कलिंग युद्ध का वर्णन एवं हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। टिम पैंथर ने 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। इनकी कुल संख्या 14 है। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए कर्ण चौपड़, सुदामा गुहा तथा विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण बराबर की पहाड़ी में कराया। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में हुआ। मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस अशोक का समकालीन था। उसने अपना राजदूत अशोक के दरबार में भेजा था। मस्की का लघु शिलालेख को अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया है। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख है तथा सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमीदेई है। सबसे बड़ा शिलालेख 7वां शिलालेख और सबसे छोटा रूमीदेई। अशोक के कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सान-ए-कुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुई है। अशोक को शिलालेख, स्तंभलेख आदि का निर्माण कराने की प्रेरणा ईरानी शासक द्वारा प्रथम डेरियस से प्राप्त हुई थी। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण भी करवाया था। अशोक के शिलालेख 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त। धौली उड़ीसा के पुरी जिले में, जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले से, सुपारा महाराष्ट्र के ठाणे जिले, गिरनार काठियावाड़ गुजरात जूनागढ़ के समीप, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले, कालसी देहरादून उत्तराखंड में, शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में, मानसेहरा हजारा पाकिस्तान में। जिन स्तंभों पर अशोक की राजकीय घोषणाएं उत्कीर्ण हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्तंभों से प्राप्त हैं: सारनाथ, कौशाम्बी, सांची, रूमीदेई, निगाली, सागर। अशोक के स्तंभलेख। दिल्ली टोपरा स्तंभलेख। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित था, जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया। दिल्ली मेरठ स्तंभ। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित था, जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ चंपारण बिहार में, लौरिया अराराज स्तंभ चंपारण बिहार, रामपुरवा स्तंभ चंपारण बिहार। प्रयागराज स्तंभ लेख। यह कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद किले में लाकर रखवाया। मौर्योत्तर काल। शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग के काल में ही डेमेट्रियस ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था, जिसमें पतंजलि पुरोहित थे।
पुष्यमित्र शुंग ने बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाकर बौद्ध स्तूपों का विहारों को नष्ट करवा दिया था। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु 148 ईसा पूर्व में हो गई, जिसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राजा बना। अग्निमित्र ही कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक है। अग्निमित्र ने विदिशा को जीतकर साम्राज्य में शामिल किया। पतंजलि शुंगों के दरबार में रहते थे। मनुस्मृति का संकलन इसी काल में हुआ। शुंग काल में राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में विदिशा ने इसका स्थान लिया। अग्निमित्र के बाद शासक वसुमित्र हुआ। उसने यवनों को पराजित किया। वह पुष्यमित्र के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का राज्यपाल था।